नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आरके मैम पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आपके बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी किसे कहते हैं और इनसे आने वाले कौन कौन से प्रश्न होते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिल जाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, आइए समझते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर ऐसा छिद्र या दरार जिसके माध्यम से पिघला हुआ मैग्मा, गैसें, राख और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में जब आपने पृथ्वी के निर्माण एवं आंतरिक संरचना को पढ़ा था तो आपको याद होगा पृथ्वी 3 परतों में विभाजित है। यानी सबसे ऊपरी परत आपका क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल और फिर आपका कोर है। तो जो मेंटल है ना दोस्तों, वहीं पर यह मैग्मा का निर्माण होता है जो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। तो इसी के भीतर ये क्या था, आपका मेंटल जो था लिक्विड फॉर्म में था। आप ये देखिए, जो ये लाल रंग का संरचना है, यही क्या है आपका मैग्मा। ये पृथ्वी के भीतर है, ठीक है। अचानक से किसी छिद्र या दरार के माध्यम से जब यही मैग्मा बाहर निकलता है तो उसी को क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब यहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो क्या है कि मैग्मा चैम्बर किसे कहते हैं। जहां पर मैग्मा का क्या होता है, भंडार। आप देख रहे हैं धरती का वो मेंटल वाला पार्ट, यही आपका, यहीं पर आपका क्या है, मैग्मा का भंडार या मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। उसके ऊपर सतह तक जाने का जो रास्ता है, जो मैग्मा चैम्बर के द्वारा मैग्मा को ऊपर ले जाता है, तो जो नली है उसी को क्या बोलते हैं, वेंट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रही हूँ, ठीक है। तो जो आपका वेंट है वह क्या है, सतह तक जाने का रास्ता। आप ये जो नाली नुमा संरचना देख रहे हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं। क्रेटर क्या होता है, जो खुला हुआ मुंह होता है, जहां से ये उद्गार होता है, जहां से ये मैग्मा बाहर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। वेंट क्या है आपका, जो नाली नुमा संरचना है जिसके थ्रू आपका ये मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा चैम्बर कहाँ है, जहां पर मैग्मा बन रहा है, जो लिक्विड फॉर्म में है, आपका मेंटल वाला हिस्सा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, मैग्मा। लेकिन जब मैग्मा दोस्तों बाहर आ जाता है ना, पृथ्वी की आंतरिक परत से बाहर आता है, जब मैग्मा उद्गार हो जाता है तो यह ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद इसे लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लावा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जब आंतरिक परत के भीतर है तो यह मैग्मा कहलाता है, किंतु जब यह उद्गार के माध्यम से बाहर आ जाता है और ठंडा हो जाता है तो इसे लावा कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों, अब हम जानेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। आपने पढ़ा ज्वालामुखी किसे कहते हैं, अब हमें यह भी जानना है कि वास्तव में ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो ज्वालामुखी के दोस्तों कुल 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ, जो एक्टिव है। ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पर या निरंतर फटते रहते हैं और जिनसे लावा, गैस, राख और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो एक्टिव है, जो एक निश्चित समय पर या निरंतर फटते रहते हैं। ऐसे में कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के पर्वत भी हैं आपके विश्व में। वे कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। माउंट एटना इटली का, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार बनाइएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जो इटली का माउंट एटना है वो यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यहाँ आए दिन ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इटली का ही एक और इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली में, जिसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य रेखा का स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। स्ट्राम्बोली कहां पर है, किससे रिलेटेड है, सक्रिय ज्वालामुखी से है, और यह कहां पर है आपका, इटली में है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका दोस्तों, माउंट किलोउआ।
यह हवाई द्वीप अमेरिका में है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर क्या है? माउंट किलाउआ। माउंट मेरापी भी इंडोनेशिया में है, इंपॉर्टेंट है, भारत के पास है इसीलिए। साथ ही साथ माउंट सकुराजिमा, ये कहाँ पर है? आपका जापान में है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ आपके लिए दो है, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सुसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो। दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत हैं लेकिन भविष्य में दोबारा फटने की संभावना रहते हैं, उन्हें सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ऐसे ज्वालामुखी जो कई साल पहले विस्फोट हुआ था जिसमें, लेकिन अभी क्या है? शांत है, लेकिन आने वाले भविष्य में उनमें फटने की संभावना है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? सुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वॉल्केनो। तो इटली याद रखिएगा, वॉल्केनो की दृष्टिकोण से इटली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने सक्रिय ज्वालामुखी दो देखे, स्ट्रोम्बोली और एटना, है ना। अब हम इटली में डोरमेंट वॉल्केनो देखेंगे, वो क्या है आपका? माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस क्या है आपका? ये डोरमेंट वॉल्केनो। कभी भी यहाँ से भी क्या हो सकता है? ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? माउंट रेनियर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अमेरिका का माउंट रेनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक डोरमेंट वॉल्केनो है। माउंट फूजी जापान में, जिसे माउंट फ्यूजियामा भी कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी है। तो माउंट फ्यूजियामा आपका जापान का डोरमेंट वॉल्केनो है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर आपके लिए नारकोंडम, जो भारत के दृष्टिकोण से, आपके देश के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, हमारा तीसरा ज्वालामुखी का प्रकार क्या है? शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा के लिए निष्क्रिय हो चुके हैं, सो चुके हैं या मृत हो चुके हैं, जिनमें भविष्य में फटने की कोई संभावना नहीं है, कोई भी उद्गार होने की संभावना नहीं है, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? शांत या मृत ज्वालामुखी या डेड ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि अब ऐसा माना जाएगा कि इसमें कोई भी विस्फोट नहीं होगा आगे भविष्य में, ऐसा वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद बता देते हैं। तो ऐसे वॉल्केनो को हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो विश्व के कुछ प्रमुख शांत ज्वालामुखी हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट एल्ब्रूस, ये आपके रशिया में है, ब्रूस से रूस याद करिएगा। माउंट एल्ब्रूस रूस में। माउंट केन्या, केन्या में ही। भारत का शांत ज्वालामुखी एक ही है, बारटांग द्वीप का ज्वालामुखी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया। ठीक है, आइए देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों, अभी हमने ज्वालामुखी के बारे में जाना, अब हम जानेंगे भूकंप के बारे में। तो भूकंप क्या होता है, कैसे आता है भूकंप? आप सभी को पता है, धरती अचानक हिलने लगती है, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन हमारे पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसकती, जमीन अपने सतह से खिसक जाती है। अर्थात पृथ्वी की सतह का अचानक और तेज हिलना जो आंतरिक भूगर्भीय कारणों से होता है, भूकंप कहलाता है। इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों? प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी हमारी धरती पर जहां हम रहते हैं कई प्लेट्स हैं जिस पर महाद्वीप और महासागर बने हैं। इन्हीं प्लेटों के आपस में टकराने को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है, जिससे भूकंप आता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है भूकंप आने के लिए, प्लेट विवर्तनिकी। पृथ्वी की प्लेटों का खिसकना या टकराना, जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो उसमें कंपन होता है, हलचल होती है, और इसी हलचल से हमारी धरती की सतह पर क्या आता है? भूकंप आता है। दूसरा क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी। जब किसी देश में, किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी एक्टिविटी होती है, वोल्केनो फटते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है? अचानक से धरती कांपने लगती है, तो वहां पर भी भूकंप आ जाता है। क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि जब मैग्मा बाहर निकलता है तो पृथ्वी की सतह पर दबाव बनता है, विस्फोट होगा तो दबाव बनेगा। ऐसे में आप देखेंगे
कि उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा क्या है? भ्रंश। भ्रंश क्या होता है? चट्टानों का टूटना या खिसकना। आपको पता है महाद्वीप और महासागर प्लेटों पर हैं और उन्हीं प्लेटों पर हमारे चट्टान भी हैं। ऐसे में चट्टान टूट जाते हैं या खिसक जाते हैं तो उससे भ्रंश होता है। तो भ्रंश जहां बनता है ना दोस्तों, वहां पर भी भूकंप आने की पूरी संभावना होते हैं। और चौथा आपका कृत्रिम कारण। इसमें क्या है? जैसे आप आवश्यकता से अधिक हमारी धरती का खनन करें, बांध बनाएं या डायनामाइट लगा के आप विस्फोट करें, तो ऐसे में जब पृथ्वी खोखली होती जाएगी, जो भूपर्पटी का सतह है खोखला होता जाएगा, तो वहां पर भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो ये कुछ मुख्य कारण थे भूकंप आने के। आइए देखते हैं भूकंप के बारे में और भी अगले स्लाइड में। प्यारे दोस्तों, इस स्लाइड में हम जानेंगे भूकंप की तरंगों के बारे में, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए यानी बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के एग्जाम हुए उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। यानी ये मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न आपको इस वीडियो से जरूर मिलेंगे। तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि आपका जो यह बिहार स्पेशल शिक्षक मुख्य भर्ती परीक्षा होने जा रही है, इसका पूरा सिलेबस बहुत ही आसान भाषा में मेरे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाए। तो बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए, जो आप दे रहे हो इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बस यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए जानते हैं भूकंप की तरंगों के बारे में। देखिए, कुल 3 प्रमुख तरंगे होती हैं जिसे हम भूकंपीय तरंग कहते हैं या अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होती है पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। जो पी तरंगे होती हैं दोस्तों, इसे प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे बोला जाता है। एस तरंगे आपकी होती हैं और एल तरंगे होती हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी ये पी तरंगे होती हैं, जब कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले इन्हीं का पता लगता है। यानी सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगे आपकी प्राइमरी वेव्स हैं। सबसे पहले पी से पहला, पी से प्राइमरी। तो याद रखिएगा, पी तरंगे भूकंप के समय सबसे पहले उत्पत्ति इन्हीं की होती है। ठीक है, जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ भूकंप आ रहा है ना, तो यहाँ जब प्राइमरी वेव्स आएंगी तो ये अपने चारों तरफ, अधिकेंद्र से चारों तरफ क्या करेंगी? फैल जाती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती हैं? ये ध्वनि तरंगों के सामान्य अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होंगी? ये तीनों माध्यम में, ठोस, तरल, गैस, तीनों माध्यमों में जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन इनका वेग क्या होता है? वह कम होता जाता है। ठोस में सबसे ज्यादा होता है, तरल में उससे थोड़ा कम और गैस में सबसे ज्यादा कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो इसकी गति है सबसे तेज होती है, लेकिन जो इसकी तीव्रता होती है वह सबसे कम होती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं एस तरंगों के बारे में। तो जो हमारी एस तरंगे होती हैं, ठीक है दोस्तों, इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। एस से आप समझिएगा सेकेंडरी वेव्स। यह पी तरंगों के बाद, यानी जब पी तरंगों का मापन किया जाता है उसके बाद यदि किसी तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है तो वह होती है हमारी एस तरंगे। ठीक है, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि पी तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे थी, यह आपके अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनकी गति पी से कम होती है, लेकिन तीव्रता क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है पी से। यह केवल, इनकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है, पूछा जाता है, यह केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। कहाँ? केवल ठोस माध्यम में। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने बताया था, तो उसमें जो कोर वाला हिस्सा था वह क्या था? ठोस था। तो ये कोर में एस तरंगे नहीं जा पाती। एस तरंगे ठोस में गायब हो जाती हैं, तो इसीलिए कोर में, धरती के क्रोड वाले हिस्सा में एस तरंगे नहीं जा पाती। याद रखिएगा। तो एस तरंगे आपकी क्या हो गई? सेकेंडरी वेव्स हो गई। अब आइए देखते हैं एल तरंगों के बारे में। तो दोस्तों, एल तरंगे जो होती हैं इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है और ये आपकी धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक है, अब इन्हें आप पूछोगे लव वेव्स कहा क्यों जाता है, तो वैज्ञानिक थे एडवर्ड हफ लव, उन्हीं के नाम पर इन्हें लव वेव्स कहा गया, इसीलिए इसे एल तरंगे कहा जाता है।
इसकी गति जो होती है दोस्तों P और S इन दोनों से सबसे ज्यादा कम होती है, इसकी गति बहुत कम होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो तीव्रता होती है वह सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। जब एल तरंगे कहीं भी मापी जाती हैं तो समझ लीजिए कि वहां पर बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया हुआ है। अब दोस्तों आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि आखिर में भूकंप की ये तरंगे या भूकंप का मापन किससे किया जाता है। तो जो भूकंप का मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों वह रिक्टर स्केल पर किया जाता है, इससे तीव्रता मापा जाता है। जो मैंने यहाँ पर बताया एल तरंगों की गति नहीं, इनकी तीव्रता का मापन किया जाता है। तो जो एल तरंगे होते हैं सर्वाधिक विनाशकारी होती है और इनकी तीव्रता सर्वाधिक होती है, तो इनका मापन रिक्टर स्केल पर ही होता है, चाहे वो पी हो, चाहे वो एस हो, चाहे वो एल तरंगे हो। लेकिन जो सिस्मोग्राफ होता है यह एक यंत्र होता है दोस्तों, इस पर भूकंप दर्ज किया जाता है, यानी भूकंप की स्पीड कितनी थी वह नापा जाता है। यह भूकंप किस कैटेगरी का आया था वह किस पे नापा जाता है, आपका सिस्मोग्राफ में। ठीक है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों अब हम जानेंगे मेजर अर्थक्वेक जोन्स, यानी धरती पर प्रमुख भूकंप क्षेत्र कहाँ हैं जहां पर भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जी हाँ, प्रशांत महासागर का एक हिस्सा जो घोड़े की नाल की तरफ होता है, जो तो यहाँ पर माना जाता है सर्वाधिक आपके भूकंप आने की संभावना होती है। इसके आसपास के देशों में, इसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है हिमालयी क्षेत्र, भारत और नेपाल की सीमाएं आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है पर्वत है, चट्टान है, तो भ्रंश भी होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी भूकंप आते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है जापान, इंडोनेशिया और चिली, यहाँ पर भी क्या होते हैं भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपका जम्मू कश्मीर क्योंकि हिमालय रीजन है, हिमाचल प्रदेश ये भी हिमालय रीजन है, उत्तराखंड ये आप जानते ही हैं बहुत ही आपके लिए देखते हैं अक्सर उत्तराखंड में भूकंप आते रहते हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसे में उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील है, आप जानते ही हैं। बिहार और उत्तर पूर्वी राज्य, जी हाँ बिहार में भी भूकंप बहुत आने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है यहाँ पर भी भूकंप आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों याद जरूर करिएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्रमुख भूकंप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वह कौन सा है दोस्तों पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, उसके बाद हिमालयी क्षेत्र, जापान, इंडोनेशिया, चिली वाला, और जम्मू कश्मीर जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो हिमालयन रेंज है वहां पर, नॉर्थ ईस्ट में, साथ ही साथ बिहार में और गुजरात के कच्छ में भूकंप सर्वाधिक आने की संभावना होते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।